आज बेहद खास शो की शुरुआत हो रही है आपके सवालों के साथ। आपके सवालों के जवाब और लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हम कराएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल जो कि एमडी है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं पंकज जी के साथ, क्योंकि हमारे दर्शक राजेश्वर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार राजेश्वर जी, क्या हालचाल? राजेश्वर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इनसे संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल। राजेश्वर जी नमस्कार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैडम, आवाज आ रही। मेरा नाम निखिल सिंह है मैडम। लेकिन अच्छा, मैं निखिल सिंह कहता हूँ। अच्छा निखिल जी, बताइए क्या है आपका सवाल, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैडम, मैंने सवाल तो आपको व्हाट्सएप से भेजा है। मुझे सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम हो रही वो ये हो रही है कि मैं देखना चाह रहा हूँ हमारे पोर्टफोलियो में कोई ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है क्या, क्या ओवरलैपिंग हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका शो देख के हम लोगों ने प्लानिंग तो शुरू कर दी है, सब में एसआईपी कर रहा हूँ, स्टेप अप एसआईपी भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है, ये मुझे कुछ हटाने की इसमें से जरूरत है या कुछ नया फंड ऐड करना है, तो प्लीज थोड़ा सा ये ठीक है, बताइए। ठीक है। तो निखिल, आपका जो सवाल है वही हम यहाँ पर रख रहे हैं पंकज जी के पास। ये माफ कीजिएगा, विश्वजीत के लिए सवाल है। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार कविता जी, हैप्पी मकर संक्रांति सभी दर्शकों को। तो जी जो सवाल विश्वजीत जी, जी एक बार इनका पोर्टफोलियो मुझे पढ़ देना होगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे इनका पोर्टफोलियो नहीं था। डिटेल्स अब मेरे पास आई हैं और केवल 24 साल की इनकी उम्र है। निखिल, आपने जो फंड्स जमा किए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी उम्दा एसेट एलोकेशन आपकी हमें फिलहाल दिखाई तो दे रही है, लेकिन साथ ही मुझे जानना है आपने कहाँ से सीखा और क्या स्टॉक्स में भी आप निवेश करते हैं? मैडम, मैं सही बात बता रहा हूँ। मैंने ये सारी चीजें सिर्फ आपके शो, रेगुलर शो देखता हूँ, उसी शो से अच्छा देखा अच्छा। है, सारे एक्सपर्ट आते हैं उन्हीं से देख के। लेकिन हाँ मैंने हाँ, सिलेक्शन तो किया है, लेकिन अभी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये सिलेक्शन हमारा ठीक है, ये मैं अपने गोल बिल्कुल को सही अचीव है, कर पाऊंगा कि अभी बिल्कुल। मेरे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैडम। ठीक है, तो 7 करोड़ आपको कितने साल में चाहिए? ये मैडम मुझे चाहिए 20 साल में। 20 साल में। चलिए ठीक है, यस। फंड्स का नाम मैं पढ़ देती हूँ। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज है आपके पास, एसबीआई का फोकस्ड फंड है, मेरा एसेट का टैक्स सेवर है, एक्सिस का मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है। इसी को आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें और साथ ही स्टेप अप भी आपकी करने की मंशा है। और राइट विश्वजीत जी, अब सवाल क्लियर हो चुका है। पहले तो इनको मुबारकबाद और धन्यवाद भी साथ में, क्योंकि ये शो को फॉलो कर रहे हैं और उसी को वहीं से सीख लेते हुए इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक ऐसे कहते हैं, हमें और हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ये भरोसा होता है कि हमारा काम किसी के काम आ रहा है। तो मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और पंकज जी को भी। बताइए विश्वजीत जी, कैसे इनकी सहायता करेंगे? बिल्कुल निकल जी, क्योंकि आप शो फॉलो कर रहे हैं तो मैंने देखा कि जो फंड्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो काफी उम्दा क्वालिटी के हैं, टॉप क्वार्टाइल फंड हैं और एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आपने बनाया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरीज में है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही मार्केट कैप्स में आपने निवेश किया हुआ है। डिफरेंट एएमसीज का भी आपने निवेश किया हुआ है, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर केवल बदलाव करना है, जो आपने प्रश्न में पूछा कि कहीं ओवरलैप तो नहीं है, तो मैंने देखा कि 2 आईसीआईसीआई के फंड्स हैं, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई निफ्टी 50। तो अगर इन 2 फंड्स का मैं ओवरलैप देखता हूँ, हालांकि ये कैटेगरी दोनों अलग है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, बट स्टॉक्स जो दोनों फंड्स ने ले रखे हैं वो काफी हद तक उसमें ओवरलैप है। तो और जो आपका एक गोल रखा है आपने, वो भी एक एम्बिशियस गोल है, 7 करोड़ का गोल रखा है। मुझे सवाल में आपने 15 वर्ष लिखा था, तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको कहते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉर्पस भी आप जनरेट कर पाएंगे, ऐसी मेरी संभावना है। तो अगर इन 2 फंड्स को देखें तो इसमें कुछ ओवरलैप है। तो और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में क्यों जाना चाहते हैं। अगर एसेट एलोकेशन वाइज से थोड़ा डेट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बने रहें। लेकिन इसके भी इसी कैटेगरी में एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैटेगरी से निकल के आप एक नई कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी आपके
पोर्टफोलियो में कहीं मिसिंग है, तो उसमें मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये एसआईपी यहाँ पे रोक कर और नए फंड में आप ये एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। आपने जो गोल रखा है निखिल जी, वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बड़ा कॉर्पस सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं आपने इन्फ्लेशन को भी उसमें कंसिडर किया हुआ है। तो ये अभी लेकिन एसआईपी जो है वो 48,000 कुछ की है। तो ये एसआईपी अमाउंट थोड़ा-सा छोटा है। जो आपने बोला कि आप स्टेप अप भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको कम से कम 18-20% का हर वर्ष अपनी एसआईपी में स्टेप अप करना पड़ेगा, या फिर कहीं न कहीं 1,40,000 की एसआईपी आपको करनी होगी। तो 1,40,000 थोड़ी बड़ी रकम हो जाती है, सीधा 1 लाख ऐड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो आप कोशिश करें, जब भी कोई लमसम मिले, कोई बोनस मिले या कोई भी ऐसी रकम हो, तो उसको निवेश करें और हर वर्ष करीब-करीब 18-20% का स्टेप अप करें। तो ये 7 करोड़ का गोल जो अभी आपने 20 वर्ष बोला, तो 15 वर्ष में भी पॉसिबल है। तो अभी इस पे नहीं जाते कि 15 वर्ष या 20 वर्ष, आप कोशिश करें अपनी एसआईपी का स्टेप अप करते रहें। और ये छोटा-सा जो बदलाव है, जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से निकल के मैंने आपको सजेस्ट किया है कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में चले जाएँ, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल कोई ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बने रहें, निवेशित रहें। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस निखिल, आपको थम्स अप। और जो बदलाव बताए गए हैं उन पर आपको अमल कर लेना चाहिए। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप विश्वजीत से? यस मैडम, मेरा एक छोटा सा प्रश्न पूछिए। और है। थैंक यू जी जवाब देने के लिए। मैंने मैडम जी 80,000 रुपए मंथली मेरी एसआईपी थी, ये मैंने इसको रिड्यूस करके हाँ अभी हाँ 48,000 पे किया है, क्योंकि फंड थोड़े ज्यादा हो रहे थे। जैसे मेरे पास 2 स्मॉल कैप ओह, थे, एक कोटक जी का जी था जी और एक एक्सिस का स्मॉल कैप और था, तो मैंने स्मॉल जी कैप जी का जो एक्सेस वाला बंद कर दिया। जी। अभी मैंने जो पैसा मेरे पास बचा था 2-3 साल का, अभी 30 लाख रुपए मेरे पास, हमारे पास एक कॉर्पस एफडी में है मैडम। अच्छा, तो तो वो मैच्योर वो कब हो रहा है? वो तो मैंने एफडी भी ऐसे की है, उसमें मैच्योर 3-3 4-4 महीने के बीच बीच में मैच्योर हो जाते हैं। ऑटो रिन्यू कर रखा है मैंने उनको, तो अपने आप ऑटो रिन्यू हो अच्छा, रहे हैं वो अभी। हाँ, ओके तो ओके ओके, मैं ये ठीक है। जानना चाहता हूँ कि मेरा जो 30 लाख रुपए के लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी मुझे बताएं जो कि एफडी के अकॉर्ड, मतलब रिलेटिवली एफडी जैसी ही हो, जैसे मुझे 1 साल बाद जैसे कोई जरूरत है तो मैं उसको उपयोग कर सकूं, बट इक्विटी में हो ठीक है। जाए। देखिए, 1 साल का नज़रिया टोटली इक्विटी में तो बहुत मुश्किल होगा। और क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे का ख्याल रखने के लिए हमें थोड़ा-सा इसको वॉलेटिलिटी से दूर रखना चाहिए। कौन-सा एसेट क्लास आप इनको रेकमेंड करेंगे विश्वजीत जी? मुझे नहीं पता अगर कंज़र्वेटिव हाइब्रिड एक इनके लिए सही कैटेगरी क्या हो सकती है 1 साल के लिए? बिल्कुल कविता जी, इनको हाइब्रिड कैटेगरी में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें डेट और इक्विटी का कंपोनेंट मिक्सचर होता है। और इन्होंने एक फंड ऑलरेडी ले रखा है जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, तो जहाँ पे थोड़ा ओवरलैप मुझे नजर आया था, तो उसकी जगह एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड लें और वहां पे भी कोशिश करें एक साथ लमसम पैसा ना निवेश करें। थोड़ा सा 2-3 महीने के उसको बेसिकली स्टेप अप नहीं, कुछ ऐसा कर लें कि हर मार्केट डिप पे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, ताकि आपको एक एक मार्केट टाइमिंग का रिस्क ना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 30 लाख इकट्ठा लगाएँ, क्योंकि आपने 3-3 4-4 महीने का एफडी में भी कर रखा है। तो जैसे-जैसे आप वहाँ से मैच्योर होती है एफडी, वो धीरे-धीरे पैसा आप किसी भी डिप पे लगा सकते हैं। जैसे कि कल भी एक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई थी, तो थोड़ा-सा एक्सपोज़र ऐसे-ऐसे जब भी डिप आए आप उसमें ले सकते हैं एक्सपोज़र, तो उससे आपका रिटर्न्स भी अच्छे हो जाएँगे। और एफडी में कोई खास ज़्यादा रिटर्न दिख नहीं रही है, 6-7% की रिटर्न, और वहीं अगर आपको टैक्स भी देना पड़ा तो रियल रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 30 लाख को इकट्ठा ना लगा के, जब भी कोई आपको अच्छा मार्केट में डिप दिखता है, तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में ही आप निवेश करें। ऑलराइट निखिल, ऑल द बेस्ट। सौरभ जायसवाल मेरे अगले दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पे हैं जो पंकज जी से सवाल पूछेंगे अपना। हाय सौरभ, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ मैम। हेलो। ओके सौरभ, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और काफ़ी सॉर्टेड सवाल है आपका इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। 15 साल में चाहिए 50 लाख, 20 साल में चाहिए 80 लाख, और यहाँ पर 28 साल में जो है आप लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये बताइएगा मुझे कि 12 महीने से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप है आपके पास निप्पॉन इंडिया का, और क्वांट का मिड कैप भी है। स्टॉक्स में भी आप साथ में पैसे लगाते हैं। तो ये न्यू टोटल क्या है? न्यू फंड्स हैं ये जो अभी डाले हैं? 12,000 रुपए का न्यू फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी।
ये करना है हाँ, और 12,000 एक साल का से जो चल रहा है वो शुरू हो चुका है। हाँ, वो तो ऑलरेडी 1 साल पहले से मेरा चल रहा है। तो अभी जो चुनाव किया है नए निवेश के लिए, उसमें एचडीएफसी का मिड कैप है, निप्पॉन का लार्ज एंड मिड कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है। इसमें निवेश हालांकि शुरू नहीं किया है, राइट? नहीं नहीं, ये मैंने 4 ऑप्शन रखा है, वो सजेशन के लिए ठीक रखा है। था कि लाइक ये सही है कि नहीं। क्योंकि हाँ। मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म का फंड नहीं चुन करके स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप चुना है मैंने। क्योंकि मेरा होराइजन 15 से 25 सालों का है, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म में नहीं चुन करके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और फ्लेक्सी कैप चुना है ज्यादातर। बट ये सारे फंड्स जो आपने चुने हैं ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, बिकॉज ये प्योर इक्विटी फंड्स है और इक्विटी में निवेश करने के लिए कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया आपका होना चाहिए। मेरा पीरियड भी मैम 15 प्लस का है, 15 ईयर प्लस का। हाँ, वो तो गोल्स में देख लिया मैंने। अच्छा, ये बताइए क्रिप्टो में पैसे लगाने हैं आपको? मेरे को मैम, मैं चूंकि अभी थोड़ा क्रिप्टो का न्यू क्रेज है, ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि क्रिप्टो के लिए बेस्ट ऐप क्या है। जैसे कुछ कुछ क्रिप्टो में भी लाइक जैसे बहुत ज्यादा रिस्की है, बट मैं चाह रहा था कि उसमें 1,000 रुपया एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू करूँ। तो लाइक कौन सा एसआईपी की प्लेटफॉर्म सुविधा है ऐप? हाँ हाँ, हालांकि हम अपने शो में क्रिप्टो की बातचीत करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज उससे जुड़े एक्सपर्ट मेरे साथ शो पर नहीं है। मुझे नहीं पता पंकज जी कितना आपको समझा पाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्योंकि क्रिप्टो में निवेश को लेकर देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। एक तो आपको इसकी कमाई पे टैक्स स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा क्या है, और साथ ही कोई रेगुलेटर से अधीन नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है क्रिप्टो में निवेश। बट आप सही कह रहे हैं, क्रेज बढ़ रहा है और इसीलिए अपने शो पर भी हम बहुत डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सवाल का जवाब मैं छोड़ती हूँ पंकज जी पे, उनके ऊपर है अगर वो जवाब देना चाहें या नहीं। बाकी आपके फंड्स पे जरूर सलाह वो आपको देंगे। पंकज जी। कविता जी नमस्कार, सुजीत जी नमस्कार। आप दोनों को और हमारे सभी ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता जी सही कहा आपने। देखिए, क्रिप्टो के ऊपर पहली बात तो यह है कि मैं पर्सनली क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करता और उसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूं। मैं बहुत ज्यादा उससे इत्तेफाक नहीं रखता उसमें इन्वेस्टमेंट पर। दूसरी बात यदि मैं नॉलेज शेयर भी करूं यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म के बारे में बताना मेरे लिए सही नहीं होगा, तो इस सवाल को तो मैं रहने ही दूंगा। लेकिन जहां तक बाकी इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए सौरभ जी आपने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन जो भी बता रहे थे आपकी आपकी जो चॉइस है कि 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, इस तरह से आपने अलग अलग टाइम पर डिसाइड किया हुआ है, तो आपका लंबा नजरिया है। और जो नए फंड्स की आप बात कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जैसे आपने 2 लार्ज कैप फंड चुने हैं, वहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, फिर आपने कहा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, उसका भी ज्यादा झुकाव लार्ज कैप की तरफ ही है। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, वो डेफिनेटली मिड कैप फंड है, उसमें एसआईपी शुरू की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आप एक फ्लेक्सी कैप रखिए, एक लार्ज कैप रख सकते हैं और एक मिड कैप, लेकिन 2 लार्ज कैप फंड ना रखें उसके बजाय, क्योंकि लंबी अवधि की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में आपका निवेश रहना चाहिए। और वैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी ऑलरेडी आपके पास में है, क्वांट मिड कैप भी आपके पास में है, तो आप बस ये कीजिए कि एक ही मिड कैप रखिए, एक लार्ज कैप रख सकते हैं, एक फ्लेक्सी कैप, और एक स्मॉल कैप आप मिस कर रहे हैं, स्मॉल कैप आप ऐड कर लीजिए। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। जहां तक सवाल है गोल का, देखिए जो आप कर रहे हैं और प्लस नया निवेश शुरू करना चाह रहे हैं, दोनों मिलाकर 18,600 रुपए की एसआईपी होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। देखिए, यदि आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और फिर पीछे पैसा निकालेंगे, तो भी यदि मैं कैलकुलेशन करूं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर, तो 15 साल में आपके पास करीब 1,05,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से जो आपने कहा कि पहले आपको पैसा विड्रॉ करना है 50 लाख रुपए, वो विड्रॉ कर लें, बाकी का जो बचा वो आगे इन्वेस्टेड रहेगा, बढ़ता रहेगा और साथ में एसआईपी चालू रहेगी। तो उसके बाद जो आपने कहा कि 20 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद आपके पास में जो पैसे होने चाहिए, तो आपके पास क्योंकि 1,12,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकता है उस वक्त पर, 80 लाख आप निकालना चाह रहे हैं दूसरे गोल के लिए, तो भी जो पैसा बचेगा वो बढ़कर एसआईपी के साथ हो सकता है 1,08,00,000 रुपए आपके जो 28 साल की आपने बात की उस वक्त पर। और जब आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उस वक्त के लिए भी जो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं उससे ऊपर बन रहा है। तो ये थोड़ा आसान लग रहा है कि 1,08,00,000 रुपए आपके पास होंगे आज से 28 साल के बाद, जैसा आपने कहा। तो तीनों गोल नंबर के हिसाब से। पर मुझे बताइए 28 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी?
और मुझे लग रहा है ये गोल जो है आपका रिटायरमेंट का है, शायद आपने लिखा नहीं है, बताया नहीं है। 28 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ काफ़ी नहीं रहेगा। तो शुरुआत सही है, पर एक सजेशन आपके लिए मेरा है और सभी के लिए मैं कहता हूँ, समय के साथ इनकम बढ़ती है, आपको आपको स्टेप अप ज़रूर करना चाहिए। यानी कि जैसे इनकम बढ़े आपकी 7% 10% जैसे भी, उसी रेट से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए और साथ ही जब तक प्रमोशन हो, बड़ी अमाउंट कभी बढ़े, तब और भी ज़्यादा बढ़ाते रहें। तो 28 साल में आपके पास करीब-करीब 5 से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो, तब आपकी अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग होगी। तो शुरुआत सही है, फंड में थोड़ा-सा बदलाव मैंने बताया कि स्मॉल कैप ऐड करें और लार्ज कैप में दोनों में से एक ही निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड रख लें आप और स्मॉल कैप के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या लार्ज कैप निप्पॉन इंडिया रख रहे हैं, स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप फंड ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा बदलाव करें और एसआईपी के अमाउंट को आप समय के साथ बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए काफ़ी विस्तार से और हर पहलू पर आपको हर गोल के लिए रणनीति और सलाह दे दी गई है। सौरभ, क्या कुछ और पूछना चाहते हैं? एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि क्वांट का मिड कैप रखूं या फिर उसके जगह पे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप स्टार्ट कर दूं? क्योंकि क्वांट पंकज का जी? मिड कैप, क्योंकि वो बहुत सारे मैसेज न्यूज आए थे क्वांट के रिलेटेड, बिल्कुल। तो क्वांट पंकज जी रखना कुछ बोल अभी रहे हैं, सही सुन है या लेते फिर हैं। कुछ दूसरे हाँ, ऐड करूं? पंकज जी। देखिए, आप क्वांट के मिड कैप से निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो न्यूज़ के बेस पे आप कह रहे हैं, बट फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपका अधिकार है। लेकिन फ्लेक्सी कैप नहीं, फिर अगर आपको मिड कैप से निकल कर मिड कैप में जाना चाहिए, कि दूसरा मिड कैप आपके पास है नहीं और आपने जो चुना है नए फंड्स के लिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, वो अच्छा फंड है। आप उसमें जा सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में जा सकते हैं। तो मिड कैप के बदले मिड कैप रखिए और जो फ्लेक्सी कैप का बात कर रहे थे अलग से, उसको वैसे रखिए। पर ऐसा नहीं कि आप मिड कैप से बिल्कुल निकल जाएँ। तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, 28 साल का नज़रिया है, तो आपके पास मिड कैप ज़रूर होना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है और फ्लेक्सी कैप के लिए अलग से आप सिपराग पारिक ऑलरेडी आपके पास में है। तो इस तरह से 2 अलग कैटेगरीज़ हैं, दोनों को रखिए पोर्टफोलियो में। द बेस्ट सौरभ। पुष्पदंत जैन मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं सरदार से राजस्थान से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आपके फंड्स की डिटेल मेरे पास है और हाँ मैम। 15 साल के लिए आपको 1.25 CR जो है चाहिए, हाँ जी और मैम। उसी को ध्यान में हाँ रखते जी हुए मैम। आप समझना चाहते हैं कि कोई फंड में बदलाव करना है या नहीं। 4 फंड मेरे पास सर, में है, उसके अलावा मेरे पास में है एसबी बॉन्ड भी है, गोल्ड बॉन्ड हाँ वो दिख रहा है करीब मुझे। 2,80,000 के। हाँ। और ईटीएफ में भी मैं निवेश कर रहा हूँ। जी सर, कुल मिला के आपकी हर महीना एसआईपी कितनी जा रही है, जरा बताएंगे? 5,000 रुपये ईच 4 एसआईपी जा रही है, 20,000 रुपये की। 20,000 की, ठीक है। हाँ। और ये बाकी SBI इंटरनेशनल ईटीएफ एसेट्स में, यूएस हाँ ईटीएफ में ETF के अंदर आपका वो लमसम डीप है? में ना। सॉरी, लमसम डाला है ईटीएफ में? ईटीएफ पे मैं हर डीप पे डालता हूँ मैम। 5% का जब भी मेरे को डीप मिलता है ना। तो मेरी अभी कितना investment डाला हुआ है? से ओवरऑल ईटीएफ में कितना डाल के रखा होगा? 80,000 के आसपास है अभी। 80,000 के आसपास है, और इसमें आप एसजीबी हाँ। अलग काउंट किए हैं, वो अलग है 2.8 लाख, वो इसमें नहीं है, हाँ, है वो ना? लगा जीवी तो लगाइए। दोनों का है। अच्छा ठीक है, बताते हैं आपको कैसे अचीव करना है अपना ये लक्ष्य 1.25 का। विश्वजीत जी, जी आपके पास है इनका सवाल। जी जी बिल्कुल। जैन साहब, जैसा आपने एक गोल रखा हुआ है 1.25 करोड़ का, अगर हम सिर्फ एसआईपी लेके चलें तो आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो 12% का सीएजीआर लेके चले 15 वर्ष में, तो ये 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो जो गैप रह जाता है वो है 25 लाख का। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी एसआईपी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। 20,000 की जगह अगर हम 25,000 की एसआईपी करते हैं, यानी कि 5,000 की एसआईपी की बढ़ोतरी करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। आपके जो पोर्टफोलियो है जैन साहब, काफी डाइवर्सिफाइड है। गोल्ड में भी आपने निवेश किया हुआ है, सिल्वर में भी किया हुआ है, इक्विटी में भी है, और ईटीएफ फंड्स भी ले रखे हैं, एक्टिव पैसिव दोनों है। लेकिन अगर एसआईपी की बात करें, जो आपने एक्टिव फंड्स ले रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपने एक इंटरनेशनल एक्सपोजर फंड ले रखा है जो एसबीआई का है। इसके अलावा हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड ले रखा है, और यहीं पर आपने एक ईटीएफ भी ले रखा है मोतीलाल ओसवाल का, बीएससी हेल्थ का ईटीएफ। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं सेम ही कैटेगरी में जा रहे हैं। और आपके पोर्टफोलियो में जो जहां पे आप एसआईपी कर रहे हैं, वहां पे कोई भी प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है।
तो मेरी सबसे पहले सलाह रहेगी कि आप एसबीआई हेल्थ केयर फंड से आप स्विच करके इसको एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें, ताकि एक पोर्टफोलियो में एक संतुलन आ जाए और कहीं न कहीं डिफरेंट मार्केट कैप के हिसाब से भी बैलेंस हो जाए। तो लार्ज कैप की जो कमी है वहाँ पे भी उसमें वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी है, दोनों अच्छे फंड हैं। इसमें आप निवेशित रहें और ये जो एसबीआई हेल्थ केयर से निकलकर एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफाइड अप्रोच आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट पुष्पदन जैन जी, आपको जो सलाह दी गई है उस पर आप अमल कीजिएगा। और चलिए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल कर रहे हैं और पंकज जी, विश्वजीत दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और जाते जाते व्हाट्सएप नंबर और हम फ्लैश कर देते हैं हमारे तमाम जगह जहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे सवाल डाल दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज मटपाल और साथ ही विश्वजीत पराशर आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पंकज जी, ईमेल के जरिए हम प्रियेश पंडित का सवाल लेंगे और इन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हमें भेजी हुई है, जिसमें अगर मैं फ़ंड्स का नाम यहाँ पर लूँ तो कोटक का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटीज़ है इनके पास, और टाटा का स्मॉल कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, माफ़ कीजिएगा। ये इन्होंने नई एसआईपी शुरू की है इन फंड्स में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप। और जहां इनकी एसआईपीज जो हैं स्टॉप हो चुकी हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप इन्होंने बंद कर दिया, ये कह रहे हैं। फोन लाइन पर मेरे साथ शायद प्रियेश पंडित जुड़ गए हैं। प्रियेश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, मैंने कल सवाल पूछा था जो था मेरा, उसमें उत्तर ठीक से नहीं आया मैडम। कल सुमंत दास मैंने एक सवाल पूछा था, उसका उत्तर मेरा सही नहीं आया, आंसर गलत आया। मैंने पूछा था कि मोतीलाल ओसवाल का मैं फंड नहीं रखूंगा, तो उसके जगह पे कोई दूसरा फंड रखूंगा। कल आपका सवाल शायद हमारे शो पर नहीं था, मेरे ख्याल से मैं पंकज जी से बात करती हूँ और जो सवाल हमें भेजा है हम उस पर चर्चा रखते हैं। बताइए पंकज जी, पोर्टफोलियो देखकर आप क्या सलाह देंगे? कुछ फंड्स जहाँ पर इन्होंने अपनी एसआईपी रोक ली है और कुछ इनके एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो पैसा इन्होंने स्टॉप किया हुआ है जिन फंड्स में, तो क्या वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? और निपॉन का लार्ज कैप क्या इनको ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में, ये भी ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए कविता जी, पहली बात तो ये कि 11 फंड हैं, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा, और 11 में से इनके पास में 6 फंड एक्टिव हैं, बाकी में एसआईपी रोक दी गई है। तो अगर फंड्स कम कर ले जहां पर ऑलरेडी एसआईपी रोक दी है, उनमें से भी जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें 1 साल पहले रोक दी गई थी, कुछ में बाद में रोकी गई है। तो जिसमें 1 साल पहले रोक दी गई है वहां पर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया है, तो उसमें से एग्जिट कर ले, एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, तो फंड्स कम हो जाएंगे। और अभी जो एसआईपी चल रही है 6, वहां पर ऑलरेडी, क्योंकि सभी तरह की मार्केट कैप्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इसके लिए मेरे हिसाब से वहां पर जो पहले से रोकी गई हैं उन्हें रखने का कोई ज्यादा पर्पज नहीं बनता है, ऐसा किया जा सकता है। और रही बात इस बात की कि क्या एक लार्ज कैप फंड ऐड करें, तो पहले से लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है, डायरेक्टली भी है, और साथ में जो फ्लेक्सी कैप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी मेजर एक्सपोजर आपका लार्ज कैप में है। मल्टी कैप के जरिए भी आपका एक्सपोजर लार्ज कैप में जा रहा है, कोटक मल्टी कैप फंड आपके पास है। तो मुझे लगता है कि आपको अलग से लार्ज कैप ऐड करने की जरूरत नहीं है, नजरिया वैसे भी आपका लॉन्ग टर्म है। तो ऐसे में जो मल्टी कैप फंड आपके पास ऑलरेडी है उसी में आप ऐड कर दें, क्योंकि मल्टी कैप अच्छी कैटेगरी है जिसके जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक तो फंड्स क्योंकि ज्यादा है, इसलिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि एक और फंड ऐड करें। दूसरी बात, अलग से लार्ज कैप की जरूरत भी नहीं लग रही है मुझे। आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समझते हैं मार्केट में कि लॉन्ग टर्म में कैसा फायदा होता है, तो आपके पास जो कोटक मल्टी कैप फंड है उसी में ऐड करें, नया फंड ऐड नहीं करना है। और बाकी जो एसआईपी जो चालू की है उसमें बिल्कुल रखिए। स्टेप अप आप नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आपको करना है कम से कम 10% से हर साल अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। और कोई सवाल जो आप अभी पूछ रहे थे कि आपको इसका मोतीलाल का मिड कैप नहीं रखना है, तो अगर आपको, वैसे तो बहुत अच्छा फंड है मेरे हिसाब से,
आपने क्यों पूछा पता नहीं, अभी आप पूछ रहे थे सवाल। तो आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड कंसिडर कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा फंड है। ऑल द बेस्ट प्रियश पंडित साहब। आगे बढ़ते हैं, अमित राणे का सवाल हम लेंगे, ये यूट्यूब के जरिए है। विश्वजीत जी आपके पास होगा, 13 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहिए इनको, और फंड्स का सिलेक्शन जो इन्होंने किया हुआ है वो सही है या नहीं, आप इनको बताइएगा। एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख का भी, ब्लू चिप है आईसीआईसीआई प्रू का, टाटा का लार्जन मिड कैप है, आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ है, एक्सिस का इनके पास ईएलएसएस है, और निपॉन का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का मल्टी कैप है, और यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। अब ऐसे में 1.5 करोड़ और 13 साल, इनकी उम्र 45 साल की है फिलहाल। जी बिल्कुल कविता जी, ये 25,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। काफी फंड्स हैं, डिफरेंट मार्केट कैप्स में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। तो अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा संतुलित करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है, करीब 5,500 की एसआईपी कर रहे हैं। तो वहां पे ये एसआईपी को थोड़ा कम कर सकते हैं, 5,500 से 3,000 की एसआईपी कर सकते हैं। और जो बची रकम है 2,500 रुपए, ये एक लार्ज कैप फंड इनके पास है जिसमें केवल 2,500 रुपए कर रहे हैं। तो वहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में ये एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही ये यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी निवेश कर रहे हैं, जहां केवल 500 रुपए कर रहे हैं। तो वहां पे ये 2,000 रुपए बढ़ा सकते हैं, तो वो 2,500 रुपए का हो जाएगा। तो एक डिफरेंट, जैसे लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम है तो ये एक अच्छा एक्सपोजर बढ़ जाएगा, और मिड कैप में भी थोड़ा एक बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पे दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स में काफी अच्छा ओवरलैप देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड को भी ये बंद कर सकते हैं। उसकी जो रकम वो बचती है, उस पैसे को ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,500 रुपए बढ़ा सकते हैं, और 1,500 रुपए ये एचडीएफसी का एक मल्टी कैप फंड है जहां पे केवल अभी 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पे भी 1,500 रुपए बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी एड ऑन हो जाएगा, और एक फ्लेक्सी कैप फंड बंद हो जाएगा, और मिड कैप से थोड़ा सा एक्सपोजर कम हो जाएगा। ये तो है इनके पोर्टफोलियो में सलाह। जहां तक कि इनका गोल का सवाल है, ये जो 25,500 की एसआईपी कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने 5 लाख रुपए का कॉर्पस ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये करीब करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए बन जाते हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर लेते हैं, और 13 वर्ष के लिए ये निवेशित रहना चाहते हैं। जो बाकी का बचता है 34 लाख रुपए, उसके लिए इनको थोड़ी एसआईपी इंक्रीज करनी पड़ेगी, करीब करीब 10,000 रुपए की एसआईपी इनको यहाँ इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर 7% का स्टेप अप ये हर वर्ष करते जाएंगे, तो ये अपने गोल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। थोड़ा सा ये चेंजेस करनी है, ये इसको करें। ऑलराइट, तो ये अमित राणे के सवाल पर आपने जवाब दिया है। और ऐसे में मुझे बताइएगा, अब जो फंड्स आपने रेकमेंड किए हैं, निवेश की राशि अगर बढ़ानी हो विश्वजीत जी, तो क्या कोई नया फंड ऐड करना पड़ेगा या इन्हीं फंड्स में डालने पड़ेंगे पैसे? जी बिल्कुल कविता जी, इनके पास काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। डिफरेंट मार्केट कैप्स में ऑलरेडी इन्होंने निवेश किया हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप भी है। तो मेरे हिसाब से विद इन सेम पोर्टफोलियो में ही अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, नए फंड की कोई आवश्यकता नहीं। तो नए फंड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मनोज सिंह का हम लेंगे, और ये भी यूट्यूब के जरिए ही सवाल पूछा गया है विश्वजीत जी। क्वांट का स्मॉल कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है, और शायद क्वांट का मिड कैप ही बोल रहे हैं, बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स भी है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, कोटक मल्टी कैप में 2 लाख लमसम डाल रखे, साथ ही एसबीआई मैग्नम मिड कैप में भी लमसम है 2 लाख रुपए। 19,000 की एसआईपी चल रही है हर महीना, 1 CR आफ्टर 12 ईयर्स। और चलिए, ये इनका मनोज सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर भी शायद जुड़ चुके हैं, दिल्ली से ये बोल रहे हैं। मनोज कुमार सिंह जी, नमस्कार सर, क्या हालचाल? हेलो जी मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम, आ रही है। ऑलराइट सर, नमस्कार। हाँ, मैंने लिखा भेजा था, मेरा 19,000 की एसआईपी है मैडम। जी सर, मेरे पास फंड्स की डिटेल्स हैं, और विश्वजीत जी आपकी प्लानिंग भी शुरू करेंगे, बताइए सर। बिल्कुल मनोज जी, आप 19,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगर हम लक्ष्य की बात करें तो ये 19,000 की एसआईपी अगर 12 वर्ष के लिए आप निवेशित करते हैं, तो 12% का सीएजीआर लेके चलें तो ये करीब करीब 61 लाख रुपए हो जाते हैं। वहीं पर आपके पास 4 लाख ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो भी अगर निवेशित रहता है तो ये करीब करीब 15 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये टोटल अगर हम इसको करें तो ये 76 लाख के करीब बन जाता है।
और आपने जो लक्ष्य रखा है वो है 1 करोड़ का। तो 24 लाख रुपए अभी भी कहीं से कमी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा निवेश बढ़ाना होगा। या तो आप करीब-करीब 8,000 रुपए की एसआईपी बढ़ाएँ और नहीं तो हर साल 7% का स्टेप अप करें अपनी जो एनुअलाइज़ एसआईपी है। तो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं हर वर्ष 7-8% के हिसाब से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और जो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है, इसको आप आराम से अचीव कर पाएँगे। जहाँ तक कि पोर्टफोलियो का सवाल है, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप हैं, ज़्यादा ओवरलैप नहीं है बट थोड़े फंड्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं ये सलाह दूँगा कि क्वांट स्मॉल कैप से निकल कर आप थोड़ा-सा नई 2 कैटेगरीज़ जो ऐड करनी चाहिए आपको, वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं। जो एडिशनल एसआईपी भी आप करना चाहते हैं, वो इन फंड्स में शुरुआत कर सकते हैं और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो वो फंड्स थोड़े से 2 बंद कर दीजिए क्वांट स्मॉल कैप को, और जो 8,000 की एसआईपी बढ़ानी है, वो इन 2 फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं। तो पूरा एक संतुलित पोर्टफोलियो हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और सारी एएमसीज़ भी अलग-अलग हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। राइट विश्वजीत जी, यहाँ पर आपने सवाल का जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से आपके हिस्से के सवाल आज समाप्त हो चुके हैं और पंकज जी तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिलहाल मुझे सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वजीत जी, आपने समय निकाला, और पंकज जी का भी धन्यवाद, जुड़े हमारे साथ और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को फिलहाल हम यहीं थामते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि घर खरीदने का सही समय क्या होता है, और अगर आप अपने घर की प्लानिंग करने में या घर खरीदने की प्लानिंग में देरी कर देते हैं तो आपको किस तरह का खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उस बीच एक व्हाट्सएप नंबर हमारा है जो मैं पढ़ देती हूँ, और आप अपने सवाल हमको वहाँ से पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और YouTube पर भी अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल डिटेल में हमें दें, जिसमें आप किस तरह का निवेश कर रहे हैं, आप कहाँ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आपकी किस किस तरह की फाइनेंशियल गोल्स हैं। इंश्योरेंस पे भी अगर सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपके घर खरीदने की प्लानिंग।